Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you BEDSV 101 Value Education. So आज के इस टॉपिक में हम इग्नो का BEDSV 101 Value Education वाला सब्जेक्ट के जो है जून 2025 का जो जून 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो इग्नो ने दिया था बच्चे को, सो वही क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। BEDSV 101 वैल्यू एजुकेशन जून 2025। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दी टुडेज़ वीडियो, मुझे बस आपको ये बताना है कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। बेसिकली आपका जो पेपर जो बेसिकली 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। सो बेसिकली आपको बेसिकली ऑल आंसर ऑल क्वेश्चंस, ऑल आंसर्स कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करना है। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का, देन सेकंड क्वेश्चन 20 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन 20, फोर्थ 20 एंड फिफ्थ 20। सो बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो पहले क्वेश्चन है पूछ रहा है कि what is the distinction between moral education and religious education explain। यानी पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो मॉरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन में जो है ना, डिस्टिंक्शन क्या है। डिस्टिंक्शन बोले तो अंतर, बोले तो डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने नोट्स में। सो यस, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन एक्सप्लेन। सो चलिए शुरू करते हैं। Moral education and religious education plays an important role in shaping an individual personality and character. Both aim at developing good qualities in human beings, but they differ in their objective scope and methods. Moral education focuses on universal ethical values, while religious education is based on the teachings and beliefs of a particular religion. सो बेसिकली गाइस, इसमें इंट्रोडक्शन में जो है बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जो मॉरल एजुकेशन जो है ना और रिलीजियस एजुकेशन, दोनों ही जो है ना ह्यूमन बीइंग बोले तो इंसान की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। यानी कि अगर मॉरल एजुकेशन में इस तरीके का कैरेक्टर डेवलप होगा, रिलीजियस एजुकेशन में इस तरीके का पर्सनैलिटी या कैरेक्टर डेवलप होगा। पर लेकिन जो है ना, दोनों का फोकस जो है ना अलग होता है। बेसिकली मॉरल एजुकेशन सभी लोगों के लिए कॉमन ह्यूमन वैल्यूज सिखाता है, जबकि रिलीजियस एजुकेशन किसी एक रिलीजन या टीचिंग्स के ऊपर, बिलीफ के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। सो यस, नाउ सबसे पहले बढ़ते हैं बेसिस बोले तो आधार, इनका आधार क्या है। सो बेसिकली जो है, मॉरल एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़, रिलीजियस एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन फेथ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड डॉक्ट्रिन्स। बेसिकली मॉरल एजुकेशन जो है ना एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है, और रिलीजियस एजुकेशन, जो रिलीजियस का मतलब क्या है, धार्मिक है ना। सो रिलीजियस एजुकेशन में क्या सिखाया जाएगा, धर्म के बारे में, रिलीजियस बुक्स के बारे में, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, उन पर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली उद्देश्य इसका यही होता है कि मॉरल एजुकेशन का एम होता है अच्छा कैरेक्टर और एथिकल बिहेवियर डेवलप करना। यानी रिलीजियस एजुकेशन का एम बेसिकली यही होता है कि फेथ का जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाना और स्पिरिचुअल नॉलेज देना। स्कोप क्या होता है, स्कोप बोले तो क्षेत्र। बेसिकली जो मॉरल एजुकेशन जो है सभी लोगों पर इक्वली अप्लाई होती है, पर रिलीजियस एजुकेशन जो है आमतौर पर किसी स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड होता है। ये सोशल रोल में क्या होता है, यानी समाज में भूमिका। मॉरल एजुकेशन प्रमोट्स टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड सोशल हार्मनी, वेयर एज रिलीजियस एजुकेशन प्रिजर्व्स रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। यानी मॉरल एजुकेशन जो है ना टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड सोशल हार्मनी को जो है ना बढ़ावा देता है, और अगर रिलीजियस एजुकेशन की बात करें, वो रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस को जो है ना प्रिजर्व करता है। सो यस, ये बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है कि मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंट। यानी दोनों जो है ना क्लोजली रिलेटेड है पर आपस में डिफरेंट है। मॉरल एजुकेशन डेवलप्स यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, वाइल रिलीजियस एजुकेशन डेवलप्स रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। मॉरल एजुकेशन जो है ना यूनिवर्सल वैल्यूज़ सिखाते हैं, और रिलीजियस एजुकेशन जो धार्मिक तौर पे जो है ना, जो भी अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो करता है। बोथ कंट्रीब्यूट सिग्निफिक, यानी दोनों जो है ना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, राइट। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है डिस्कस द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ मोरालिटी। यानी जो है अपने जो मोरालिटी के जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी फैक्ट है, बोले तो पहलू है, उस पर हमें
डिस्कशन करना है। तो चलिए, मोरालिटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड हेल्प्स इंडिविजुअल डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मोरालिटी इन्फ्लुएंसेस पर्सनल डिसीजन, सोशल रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स अदर्स। यानी जो मोरालिटी है ना, नैतिकता, इसका मतलब यही है कि ऐसे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ जो हमें ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ये हमारे डिसीजंस, बिहेवियर और दूसरों के साथ रिलेशन को गाइड करता है। So honesty and trust, truthfulness. So morality encourages individuals to be honest and truthful in their words and actions. These qualities build trust and strengthen relationship. यानी बेसिकली जो है, अगर ईमानदारी और सच्चाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी मोरालिटी हमें हमेशा सच बोलना, ईमानदार रहना सिखाता है। सच्चाई से लोगों को ट्रस्ट बनता है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। नाउ अब सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड में जस्टिस एंड फेयरनेस, यानी इसमें जो है न्याय और निष्पेक्षता नहीं होती, राइट। इसमें न्याय और निष्पेक्षता होती है। अ मॉरल पर्सन ट्रीट्स अदर फेयरली, यानी फेयरली तरीके से ट्रीट्स करा जाएगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जस्टिस प्रमोट्स इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसमें जिम्मेदारी होती है, राइट। एंड कंपैशन एंड एम्पैथी, यानी यहाँ पे दया और दूसरों की जो है ना भावना समझा जाता है, सिंपैथी, काइंडनेस, ये सब समझा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, यानी आत्मनियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो कंक्लूजन यही है गाइस कि मोरालिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्ट्स सच एज ऑनेस्टी, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन एंड सेल्फ कंट्रोल। दीज वैल्यूज हेल्प इंडिविजुअल्स बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ पीसफुल एंड एथिकल सोसाइटी। यानी मोरालिटी के मुख्य पहलू यही है कि जो ऑनेस्टी, जस्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल, ये सब जो टॉपिक हमने पढ़ा, ये वैल्यूज़ जो है ना एक इंसान को अच्छा नागरिक बनाती है और एक शांत, नैतिक और बेहतर समाज बनाने में मदद करती है। सो यस गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, एक्सप्लेन एनी टू ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। यानी हमें बताना है कि जो भी डिफरेंट स्कूल्स है इंडियन फिलोसफी के, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या है, और हमें एक्सप्लेन करना है किसी दो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। सो Indian philosophy is one of the oldest philosophical traditions in the world. It deals with questions related to reality, knowledge, soul, God, and liberation. Moksha. Indian philosophy is broadly divided into orthodox Astic and heterodox Gnostic schools. Orthodox schools accept the authority of the Vedas, whereas heterodox schools do not. बेसिकली जो है ना इंडियन फिलोसफी जो है ना दुनिया की जो है ना सबसे पुरानी फिलोसफीज में से एक है। यानी ये जीवन बोले तो लाइफ, ज्ञान बोले तो नॉलेज, आत्मा बोले तो सोल, और ईश्वर बोले तो गॉड, और मोक्ष बोले तो लिबरेशन, यानी इन जैसे टॉपिक्स को जो है ना एक्सप्लेन करती है। सो इसके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आ जाता है ऑर्थोडॉक्स, जो आस्तिक स्कूल होता है, जिसमें जिसमें न्याय के बारे में पढ़ाया जाता है, बेसिकली वैसे शिखा के बारे में पढ़ाया जाता है, सामाख्या के बारे में, योगा, मीमांसा, वेदांता, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोडॉक्स नास्तिक स्कूल में क्या क्या होता है, बेसिकली बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चरवाका के बारे में पढ़ाया जाता है। नाउ अब हमें किसी दो ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक स्कूल की बात करनी थी। सो सबसे पहला अपना आ गया न्याय स्कूल, राइट। सो बेसिकली न्याय स्कूल में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली न्याय स्कूल की जो ना स्थापना जो है गौतम ने की थी। किसने की थी? गौतम ने। ये जो है ना ये लॉजिक बोले तो तर्क, रीजनिंग और सही नॉलेज पर जोर देता है, राइट। और इसके अनुसार सही ज्ञान से अज्ञान बोले तो इग्नोरेंस का जो है ना डोर होता है, और व्यक्ति जो है ना मोक्ष की तरफ बढ़ता है। और न्याय के अनुसार नॉलेज के जो मेन सोर्सेज है, सबसे पहला आ गया परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, फिर इंटरफेस अनुमान, देन कंपैरिजन तुलना, देन टेस्टिमनी बोले तो शब्दा, ये सब आता है। अब वेदांता स्कूल में बेसिकली क्या होता है, वेदांता उपनिषद की टीचिंग्स पर जो है ना बेस्ड होती है। ये उपनिषद की टीचिंग्स पर बेस्ड होती है। इट टीचेज दैट ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड द सोल आत्मन इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण। यानी इनके अनुसार ब्राह्मण ही अल्टीमेट रियलिटी है और आत्मा यानी आत्मा जो है ना ब्रह्मांड का हिस्सा है,
और अज्ञान बोले तो इग्नोरेंस इंसान के दुख का कारण है। सही ज्ञान, ट्रू नॉलेज जो है से सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष से मिलता है। वेदांता स्पिरिचुअल नॉलेज और मोक्ष पर जो है ना सबसे ज़्यादा जोर देता है। कंक्लूज़न यही है कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी में कई स्कूल्स हैं जो लाइफ़ और रियलिटी को अलग-अलग नज़रिए से समझते हैं। तो सबसे पहला न्याय हमें लॉजिक और सही नॉलेज की इम्पोर्टेंस बताता है, जबकि वेदांता जो है ना हमें स्पिरिचुअल नॉलेज और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन होता है ख़त्म। नाउ बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया, डिस्कस। यानी इंडिया में जो है कल्चरल प्लूरलिज्म से आप क्या समझते हैं, हमें उस पर डिस्कशन करना है। ओके, सो बेसिकली गाइस पता है क्या है, जो कल्चरल प्लूरलिज्म का जो है ना मतलब ये है कि एक ही देश में अलग अलग रिलीजियस, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस और कस्टम्स के लोग जो है ना अपनी पहचान को बनाए रखते हुए मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया जो है ना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इससे ही जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। सो सबसे पहला आ जाता है रिलीजियस डाइवर्सिटी, बोले तो धार्मिक विविधता। बेसिकली इसमें क्या आता है कि इंडिया में जो है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और कई जो है ना नए कई कई जो अन्य जो धर्म के लोग हैं, दो लोग रहते हैं। तो सभी धर्म जो है ना मिलकर भारत की संस्कृति समृद्धि को बढ़ाते हैं। देन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स, बोले तो बोलियाँ जो बोली जाती है, ये भाषाई विविधता भारत की जो है ना संस्कृति और उनको जो है ना और भी ज़्यादा रिच बनाती है। देन डाइवर्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, यानी अलग अलग परंपरा और रीति रिवाज यहाँ पे इंडिया में रहता है। देन टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी जो है ना सहनशीलता और परस्पर सम्मान इसमें होता है। देन स्ट्रेंथिंग नेशनल यूनिटी, यानी जो है राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है। देन प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है ना बढ़ावा देता है। देन कंक्लूज़न यही है कि अपना जैसे जो कल्चरल प्लूरलिज्म जो है ना इंडियन सोसाइटी की एक ऐसी खास पहचान है। ये डाइवर्सिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो है ना बढ़ावा देता है। यानी इसकी वजह से अलग अलग कल्चर के लोग अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक साथ जो है ना शांति से रह सकते हैं। गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए सो आप रीड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब कुछ। नाउ क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ कंडक्ट, यानी थ्योरीज ऑफ कंडक्ट के जो भी कंडक्ट की थ्योरीज थे वो हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि थ्योरीज ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, सो बेसिकली जो है ना ये एक ऐसे थ्योरीज बोले तो ये एक ऐसे सिद्धांत जो हमें बताते हैं कि इंसान को किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए और सही गलत का फैसला कैसे करना चाहिए। और ये थ्योरीज एथिकल डिसीजंस लेने और अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने में मदद करता है। देन हेडोनिस्टिक थ्योरी मतलब यानी सुखवाद सिद्धांत। बेसिकली इस थ्योरी के अनुसार जो है ना इंसान का मेन एम खुशी, बोले तो प्लेजर पाना, और दुख, पेन से जो है ना बचना होता है। जो काम ज़्यादा खुशी और संतुष्टि दे वही सही सही माना जाता है। देन सेकंड है इंट्यूशनिस्टिक थ्योरी, बोले तो अंतरात्मा का सिद्धांत। सो बेसिकली इस थ्योरी के अनुसार जो है ना हर इंसान के अंदर एक इनर मॉरल सेंस यानी अंतरात्मा होती है। ये बिना किसी जो है ना बाहरी मदद के बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। देन यूटिलिटेरियन थ्योरी, बेसिकली इसका मतलब होता है उपयोगितावाद सिद्धांत। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, इस थ्योरी का मेन प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी जो काम सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा और खुशी दे वही सही एक्शन है। देन फोर्थ है ड्यूटी थ्योरी। बेसिकली इसमें क्या था, कर्तव्य सिद्धांत। इस थ्योरी को इमैनुअल कांत ने दिया था। इसके अनुसार इंसान को अपना कर्तव्य ड्यूटी निभाना चाहिए, चाहे उसे पर्सनल बेनिफिट मिले या ना मिले। ड्यूटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन वर्चू थ्योरी, गुण सिद्धांत, यानी इस थ्योरी का फोकस अच्छे गुण वर्चूज डेवलप करने पर होता है। देन बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन कैरेक्टर पर्सनैलिटी पैटर्न्स, यानी जो अपने कैरेक्टर के जो है ना पर्सनैलिटी पैटर्न्स जो भी होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। तो चलिए
शुरू करते हैं। Character personality patterns refer to the combination of an individual character traits, values, attitudes, habits, and behavior that shape his or her overall personality. Character reflects moral qualities, while personality represents the total pattern of behavior and thinking. Together, they determine how a person interacts with society and responds to a different situation. सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर जो है ना, पर कैरेक्टर का जो पर्सनालिटी पैटर्न का मतलब है कि किसी व्यक्ति के कैरेक्टर बोले तो चरित्र, उसके वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, हैबिट्स और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन जो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बनाता है। सो बेसिकली जो है कैरेक्टर जो है बेसिकली इंसान के मॉरल क्वालिटीज़ को दिखाता है, उसके पर्सनालिटी, उसके सोचने और व्यवहार करने का तरीका होता है, यानी दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि व्यक्ति सोसाइटी में कैसे रहते हैं और अलग-अलग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है बिहेवियरल पैटर्न, यानी इसमें यही होता है कि किसी व्यक्ति का डेली बिहेवियर और एक्शंस उसके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, यानी पॉजिटिव बिहेवियर से दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देन मॉरल वैल्यूज़ बोले तो ऑनेस्टी, बोले तो ईमानदारी, सिंसेरिटी, निष्ठता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और इंटेग्रिटी बोले तो ईमानदारी का और सिद्धांत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और पर्सनैलिटी की फाउंडेशन होता है। देन सोशल रिलेशनशिप यानी सामाजिक संबंध उसका कैसा है। देन इमोशनल स्टेबिलिटी यानी वो भावनात्मक स्थिरता में है या नहीं, यानी भावना में कुछ ज़्यादा ही खो जाता है या उसे स्टेबल कर पाता है अपने भावनाओं को, ये सब। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल यानी उसके अंदर आत्मविश्वास है, उसमें उसके अंदर नियंत्रण है, ये सब। देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी किसी सिचुएशन में फंस जाने के बाद उसके पास निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं। देन अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट यानी जो भी सिचुएशन मिल रहा है उसे उसके अनुकूल वो हो रहा है या नहीं, यानी उसे अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं। और एडजस्टमेंट यानी उसके साथ एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं। सो यस गाइस, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन, यानी जो अपने जो वर्बल इंटरेक्शन होता है और नॉन वर्बल इंटरेक्शन होता है उन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इंटरेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल कम्युनिकेट देयर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन टू वन अनदर। यानी इंटरेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो है ना लोग अपने थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वो हेल्प करता है अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने में। सो सबसे पहले जो है वर्बल इंटरेक्शन का मतलब यही होता है कि शब्दों के द्वारा यानी आपस में बातचीत के द्वारा इंटरेक्शन हो रहा है। नॉन वर्बल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, बिना शब्दों के यानी बिना बातचीत के आपस में इंटरेक्ट होते हैं। और बेसिकली दोनों मिलकर जो है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। सो सबसे पहला आ जाता है वर्बल इंटरेक्शन, बोले तो मौखिक संचार। सो वर्बल इंटरेक्शन का मतलब है बोलकर या लिखकर कम्युनिकेट करना, और इसमें कन्वर्जेशन, स्पीच, डिस्कशन, लेक्चर और रिटर्न मैसेजेस शामिल होते हैं। नाउ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, यानी इसमें क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन से हम अपने थॉट्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स को जो है ना क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉन वर्बल इंटरेक्शन यानी अमौखिक संचार, इसमें नॉन वर्बल इंटरेक्शन में वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन यानी इशारे, बोले तो गेस्चर, हाथ के इशारे, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, पोस्चर या वॉइस टोन में शामिल होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से खुशी, दुख, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट जैसे इमोशंस को बिना बोले एक्सप्रेस किया जाता है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज का क्या क्या महत्व है, यानी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हर अच्छे फेशियल एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाता है। देन कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है और मैसेज को और अच्छी तरह से जो है ना समझाने में मदद करता है। देन इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, यानी जब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साथ में यूज़ होते हैं तो कम्युनिकेशन ज़्यादा मीनिंगफुल, इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल हो जाता है। यस गाइस, नाउ बढ़ते क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है व्हाट इज़ एडजस्टमेंट, व्हाट आर द पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि एडजस्टमेंट क्या है और एडजस्टमेंट के पुश और पुल फैक्टर्स को हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली गाइस, सबसे पहले अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें
सो एडजस्टमेंट का मतलब है बदलती हुई सिचुएशंस, एनवायरनमेंट और सोशल कंडीशंस के हिसाब से जो है ना खुद को ढलना, यानी खुद को अडेप्ट करना। इससे इंसान अपनी पर्सनल नीड्स और जो है बाहरी डिमांड्स के बीच जो है ना बैलेंस बना पाता है। अच्छा एडजस्टमेंट मेंटल हेल्थ, सोशल हार्मनी और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पुश फैक्टर्स, यानी धकेलने वाले कारण। सो पुश फैक्टर्स वो कंडीशंस होती है, बेसिकली वो कंडीशंस होती है जो किसी व्यक्ति को अपनी करंट सिचुएशन छोड़कर बदलाव करने के लिए मजबूर या मोटिवेट करती है। सो एग्जांपल्स ऑफ पुश फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है पॉवर्टी, बोले तो गरीबी। देन बेरोज़गारी, बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट। फैमिली कन्फ्लिक्ट, पारिवारिक झगड़े हो गए। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी मौक़ों की कमी। सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। इनसिक्योरिटी, बोले तो असुरक्षा। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कंडीशंस होती हैं जो किसी व्यक्ति को जो है ना बेहतर जगह या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो है ना आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करता है। इसके एग्जांपल हो गए बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हायर इनकम, ज़्यादा आय बढ़ने से, बेटर लिविंग कंडीशन, बेहतर जीवन शैली बनाए रखने के लिए, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए। देन रोल इन एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट की भी क्या भूमिका है? पुश और पुल जो है ना बेसिकली दोनों फैक्टर्स मिलकर व्यक्ति के डिसीजंस को जो है ना प्रभावित करते हैं। ये नई एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने और लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट के महत्व बेसिकली चैलेंजेस का सामना करने में ये मदद करता है, स्ट्रेस को जो है ना कम करता है, बैलेंस्ड और सक्सेसफुल लाइफ जीने में मदद करता है। सो यस गाइस, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है हु आर पीयर्स, यानी पीयर्स क्या है, पीयर्स कौन थे, और हमें जो है बेसिकली पीयर्स कौन थे और पीयर्स के जो माध्यम से जो है ना वैल्यू डेवलपमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वैल्यू डेवलपमेंट थ्रू पीयर्स। सो बेसिकली गाइस, पीयर्स वो लोग होते हैं जो सेम एज ग्रुप, सेम सोशल स्टेटस या सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट के होते हैं, जैसे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कंपेनियंस। पीयर्स जो है ना हमारे बिहेवियर, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सबसे पहला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, यानी एक साथ में जो है ना यानी सहयोग के विकास, यानी पीयर्स हमें मिलकर काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना और एक दूसरे की हेल्प करना सिखाते हैं। लर्निंग रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, यानी सम्मान, बेसिकली सम्मान और सहनशीलता हमें सिखाते हैं। पीयर्स के साथ रहकर हम दूसरों के ओपिनियंस, बिलीव्स और बैकग्राउंड का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। इससे टॉलरेंस बढ़ता है। देन डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का विकास। बेसिकली जो है ना पीयर ग्रुप हमें रूल्स फॉलो करना, ड्यूटीज़ निभाना और अपनी एक्शंस की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सिखाते हैं। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी ये जो ना आत्मविश्वास को जो आत्मविश्वास जो होता है ना उसको भी बिल्ड करता है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, यानी जो हमारी जो नैतिक मूल्य है यानी मॉरल वैल्यूज़ वो भी हमें सिखाते हैं। सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, यानी जो है ना सामाजिक कौशलों का विकास, यानी समाज में कैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे ये सब होना चाहिए, ये सब सिखाते हैं। देन पॉजिटिव बिहेवियर फॉर्मेशन, यानी कैसे पॉजिटिव व्यवहार का बनता है और उसका निर्माण कैसे करना है, ये सब हमें सिखाते हैं। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है हमसे डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शंस ऑफ मीडिया, यानी जो मीडिया के जो है ना रोल्स एंड फंक्शंस को हमें डिस्क्राइब करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली बात ये है कि सबसे पहले मुझे बताइए गाइस, मीडिया क्या होता है? आजकल के टाइम पे मीडिया तो मैं बताऊँ क्या-क्या हो गए हैं। बेसिकली मीडिया जो है आजकल टाइम पे बिक चुके हैं। जैसे आजकल मॉडर्न टाइम में इसे गोदी मीडिया का नाम देते हैं, पर ये आउट ऑफ द टॉपिक है, इसके बारे में नहीं बात करते हैं। बेसिकली मीडिया क्या होता है? मीडिया रेफर्स टू वेरियस means of communication such as newspaper, television, radio, internet, and social media. It plays a vital role in modern society by providing information, education, and entertainment. Media acts as a bridge between the government and the public and contributes significantly to social development. Basically, मीडिया कम्युनिकेशन जो है ना एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है। इसमें न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया शामिल होते हैं। बेसिकली मीडिया इन्फॉर्मेशन देने, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और सोसाइटी के डेवलपमेंट में जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जानकारी प्रदान करना। यानी जो है ना मीडिया हमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की जानकारी देता है। इससे हम करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं। देन क्रिएटिंग अवेयरनेस,
यानी जो ये जो है ना लोगों को जागरूक करता है कि मीडिया लोगों को सोशल इश्यूज़, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर बनाता है। देन एंटरटेनमेंट फंक्शन, यानी बेसिकली सॉरी गाइस, पहले थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, यानी ये जो है ना शिक्षा प्रदान करता है, यानी एजुकेशन प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्रीज और ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू मीडिया नॉलेज बढ़ाता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग में भी मदद करता है। देन एंटरटेनमेंट फंक्शन, यानी मनोरंजन करना, यानी मीडिया जो है ना मूवीज़, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, टीवी शोज़ और कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों का एंटरटेन करता है। देन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी ये जो है जनमत बनाना। बोले तो मीडिया जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर लोगों की जो है ना सोच को प्रभावित करता है। इससे पब्लिक ओपिनियन, जनमत का निर्माण होता है। सो बेसिकली कंक्लूजन पढ़े तो मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन दैट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज इन्फॉर्मिंग, एजुकेटिंग, एंटरटेनिंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो बेसिकली मीडिया कम्युनिकेशन का एक जो है ना पावरफुल टूल है। ये इन्फॉर्मेशन देने, एजुकेशन प्रोवाइड करने, अवेयरनेस बढ़ाने, एंटरटेनमेंट करने और पब्लिक ओपिनियन बनाने में काम करता है। इसलिए मीडिया सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना नोट्स होता है ख़त्म। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, यहाँ से आप ले सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइस। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।